Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about Bohr's model of the hydrogen atom. Starting with the Bohr's model, देखिए Bohr's model of hydrogen atom attempts to plug in certain gaps as suggested by the Rutherford model by including ideas from the new developing quantum hypothesis. बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा था अबाउट डेल्टन्स मॉडल. डेल्टन्स मॉडल के कुछ फेलियर्स पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट थॉमसन्स मॉडल. थॉमसन्स मॉडल के भी कुछ फेलियर पढ़े. उसके बाद हम आए थे ऑन द रुदरफोर्ड्स मॉडल. रुदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसको दूर करने के लिए कौन आया? बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसमें क्या यूज हुए थे? बेसिकली इसमें कुछ आइडियाज यूज हुए थे फ्रॉम द न्यू डेवलपिंग क्वांटम हाइपोथेसिस. Right? So Bohr postulated that in atoms, electrons could revolve in stable orbits without emitting radiant energy. अब यही हमारे पास बेसिकली लिमिटेशन रही थी रदरफोर्ड मॉडल की कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ अ एटम. उसको किसने एक्सप्लेन किया? उसको एक्सप्लेन किया बोहर्स मॉडल ने. उसने क्या बोला कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन अ स्टेबल ऑर्बिट्स एंड उनमें कुछ भी एनर्जी रेडिएशन लॉसेस नहीं होते हैं. वो कुछ भी रेडिएशन एनर्जी एमिट नहीं करते हैं, लॉसेस नहीं होते हैं. अगर रेडिएशन एनर्जी एमिट नहीं कर रहे, लॉसेस नहीं हो रहे हमारे पास, तो हमारे पास जो एटम हो गया वो अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया. बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ स्टेबल ऑर्बिट. उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ स्टेबल ऑर्बिट. मूविंग फर्दर, देखिए बोहर्स मॉडल के 3 बेसिक पोस्टुलेट्स रहते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द 3 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल. बिकॉज इस चैप्टर में यूजुअली क्या है, सारा थेरेटिकल कंसेप्ट ही है एंड कुछ छोटी छोटी डेरिवेशंस आएंगी, अभी मैं आपको करवाऊंगी आगे. वेलोसिटी की, रेडियस की ऑफ बोहर ऑर्बिट में जो बोहर का ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसका रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, ऐसी छोटी छोटी सी डेरिवेशंस आएंगी. बाकी ओवरऑल इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है. सो पूछ लेते हैं आपको व्हाट आर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पोस्टुलेट. पहला पोस्टुलेट क्या दिया था उसने? दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी कॉन्ट्ररी टू द प्रेडिक्शन ऑफ द ईएम थ्योरी. अब उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है. सपोज अगर ये एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है एंड ये ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, तो वो इस केस में कोई भी एमिशन नहीं करेगा ऑफ रेडिएंट एनर्जी. एंड ये बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टेटमेंट थी जो कि ईएम थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया था. ईएम थ्योरी ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि ये जैसे सर्कुलर पाथ में घूमता जाएगा अक्रॉस द न्यूक्लियस, तो ये घूमता घूमता स्पाइरल मोशन करके न्यूक्लियस में जाके बजेगा, खत्म हो जाएगा एंड हमारा एटम कोलैप्स हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी चले हम तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एटम की स्टेबिलिटी. बट बोहर ने क्या बोला कि ये क्या है, एमिशन नहीं होगा इसमें हमारे पास रेडिएंट एनर्जी का. According to his postulate, each atom has certain definite stable states. हर एक एटम के पास कुछ definite stable states होती हैं in which it can exist and each possible state has a definite energy and these are called stationary states of an atom. अब उसने क्या बोला? बोहर ने बेसिकली फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला कि हर एक एटम के पास उसकी कुछ definite stable states होती हैं इन विच इट इज़ पॉसिबल कि वो एग्जिस्ट कर सकता है. एंड जब वो इन स्टेबल स्टेट्स में होता है उस केस में हम क्या बोलते हैं कि उस स्टेट के पास कुछ डेफिनेट एनर्जी है. एंड ये जो स्टेट्स होती हैं एटम की उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट. मूविंग ऑन टू द सेकंड पोस्टुलेट.
बेसिकली ये पोस्टुलेट हमें क्या बताएगा? द पोस्टुलेट डिफाइंस द स्टेबल ऑर्बिट्स. इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो मल्टीपल रहेगा. कैसा? इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा h/2π का. एंड h यहाँ पर क्या रहता है? h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 6.6 × 10⁻34 जूल्स सेकेंड. राइट. एंड l यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम क्या बोलेंगे? ये अब क्या हो चुका है? क्वांटाइज्ड हो चुका है. क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेरी बिल्कुल ही फर्स्ट वीडियो में, चैप्टर 1 पार्ट 1 में. उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सपोज हमें मार्कर खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम क्या बोलेंगे शॉपकीपर को? हमें 1 मार्कर चाहिए, 2 मार्कर चाहिए या 3 मार्कर चाहिए. कभी भी हम उसको 1.5, 2.5, 1.5 मार्कर दे दो, 2.5 मार्कर दे दो, ऐसे नहीं बोल सकते ना. तो जो भी चीजें फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हैं हम उनको बोलते हैं द थिंग्स आर क्वांटाइज्ड. सिमिलरली हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो अगर क्वांटाइज्ड रहता है मतलब वो मल्टीपल रहता है nh/2π का, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो ऑर्बिट स्टेबल है एंड इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है. एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? L इज इक्वल्स टू mvr. m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. उसके बाद आता है सो फॉर परमिटेड स्टेशनरी ऑर्बिट्स हमारे पास क्या आ गया? L इज इक्वल्स टू nh/2π. ये हमारे पास आया अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट दैट एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीग्रल n मतलब यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर्स ही हो सकती हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यहाँ पर 1.5, 2.5, 3.5, these values are not allowed. Right? So the electrons while revolving in such orbits shall not lose energy, that is the energy remains constant. And जब electrons इन orbits में revolve कर रहे होते हैं तो वो अपनी energy lose नहीं करते हैं, उनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी रहती है. तो ये पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर पाया था क्यों हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेबल हैं एंड जो एटम है वो स्टेबल है. इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाके स्पाइरल मोशन करके न्यूक्लियस के बीच में नहीं चला जाता, इसने ये एक्सप्लेन किया था किसने? बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट ने. मूविंग ऑन टू द थर्ड पोस्टुलेट. देखिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ट्रांजिशन. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी. मतलब देखिए, सपोज अगर ये मेरे पास कोई एटम है, इसमें न्यूक्लियस पड़ा है, यहाँ पर ये ऑर्बिट्स हैं. ये ऑर्बिट्स कैसे हैं? अब नॉन रेडिएटिंग है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एनर्जी लूज नहीं करते. तो वो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ सकता है. सपोज अगर मैंने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट में आ सकता है. अगर ये नीचे से ऊपर गया है, सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट से गया सेकेंड ऑर्बिट में, यहाँ पर जाके इसने क्या फील किया? अनकंफर्टेबल फील किया, इसके लिए वहां पे जगह नहीं थी, तो इसने वापस आना है लोअर लेवल पे. तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है कि ये 2 से वापस 1 में आ जाए. ये किसने बताया? अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट नंबर 3 दैट इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी. राइट. जब ये यहाँ पर नीचे आएगा, जब ये लोअर लेवल पर आएगा तो ये क्या करेगा? एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी होगी h nu, which will be equal to the energy difference between the initial and the final states. अब देखिए, जब भी ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पर आ रहा है तो इस लेवल और इस लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है उतने अमाउंट की एनर्जी लेकर एक फोटोन एमिट होगा which will be having the energy h nu which is equals to E initial minus E final. राइट.
energy difference between the initial and the final states, and the frequency of the emitted photon can be calculated using this formula. Nu is basically the frequency of that photon, h is the Planck's constant. तो यहाँ से आप nu की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, EI minus E final divided by h, where EI is known as the initial state energy and E final is known as the final state energy. अगर ये सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आ रहा है तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, सेकेंड स्टेट, एंड फाइनल स्टेट क्या है, फर्स्ट स्टेट. अब हम करने जा रहे हैं छोटी छोटी डेरिवेशंस जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स. अब जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट्स का रेडियस कितना होता है, हम उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं. चलिए देखिए, वी कैन फाइंड रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट. सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली क्या था मेरे पास, L is equals to NH by 2 pi. Angular momentum should be integral multiple of h by 2 pi and L is equals to mvr होता है, ये हमें पता है. इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, mvr is equals to nh by 2 pi. तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, v is the velocity of the electron, so we will be getting v is equals to nh by 2 pi mr. ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. उसके बाद हमने यूज करना है फर्स्ट पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल ऑर्बिट्स. तो स्टेबल ऑर्बिट्स का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी हमारे पास स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय r स्क्वायर. बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन रहता है, जिसमें हमारे पास कूलम फोर्स ZE ZE into E divided by 4 pi epsilon naught r square. फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. यहाँ पर अब जो फोर्स लग रहा है वो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है. न्यूक्लियस का चार्ज होता है ZE एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को मैं K भी लिख सकती हूँ. बेसिकली K की वैल्यू क्या रहती है इन वैक्यूम और एयर, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9. सो दिस कैन be written as mv square by r is equals to kZe square by r square. ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास इक्वेट करके. अब हम इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, हम वैल्यू डाल देंगे इस v की जो हमने सेकंड पोस्टुलेट से निकाली थी. v की वैल्यू हमने निकाली थी ना, ये देखिए L इज इक्वल्स टू mvr था एंड L इज इक्वल्स टू nh by 2 pi था. जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई थी ये वाली, दैट इज NH by 2 pi mr. इस v की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके उसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, काटेंगे चीज़ों को, r से r कट जाएगा, तो इस r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रेडियस का. किस रेडियस का, जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, राइट. इसमें हमने एक और वैल्यू यूज की है दैट इज z इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम की स्पेसिफिकली हमने बात करी है. तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 1. यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर. आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस है ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट वो किस टाइप की रेशियो में है. सबसे पहले आप r की वैल्यू को 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1. उसके बाद 2 डालेंगे n की वैल्यू को तो 2 का स्क्वायर इज 4. उसके बाद 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर इज 9. तो मतलब ये इस टाइप की रेशियो में है, यानी कि 1:4:9 की रेशियो में है. एंड इससे आपको पता चल रहा है दैट दीज ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. ये क्या है, नॉट इक्वली स्पेस्ड है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका रेडियस जो है हमारे पास
वो कुछ इस पैटर्न में आता है, दैट इज 1 का स्क्वायर रेशो 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, विच मीन्स दैट जो एटॉमिक रेडियस है हमारे पास, या आप बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या है, इक्वली स्पेस्ड नहीं है, राइट। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हमने बोहर्स ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया, अब हम निकालने वाले हैं कि उस ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पोस्टुलेट रिजल्ट, हमें पता है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी हमारे पास ऑर्बिट स्टेबल है। एंड वहां से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया दैट mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²। एंड यहाँ से इक्वेट करके देखिए mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r², इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे इक्वल टू रखेंगे तो यहाँ से हम r की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल्स टू kZe²/mv²। k यहाँ पर क्या रहता है 9 × 10⁻⁹, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, e इज द इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी वैल्यू रहती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, m इज द मास, मास की वैल्यू रहती है 9.1 × 10⁻31 एंड v इज द वेलोसिटी विच वी हैव टू फाइंड। एंड हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस सेकेंड पोस्टुलेट r की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू nh/2πmv। ये हमने कैसे फाइंड किया, देखिए L वॉज mvr एंड L इज इक्वल्स टू nh/2π। जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r विल बी इक्वल टू nh/2π डिवाइडेड बाय mv। सो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज पता चल गई r की, इनको हम करेंगे इक्वेट एंड हम फाइंड कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए, हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया लाइक दिस एंड हमने रिजल्ट किया यूज दैट z इज इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 1। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से v की, एक v यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पर v² था, एक v से एक v कट जाएगा तो इस v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v इज इक्वल्स टू 2πke²/nh। n की वैल्यूज 1, 2, 3 एंड सो ऑन फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स। सो यहाँ से हमें क्या पता चला फॉर्मूला से, सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑन कैलकुलेशन वी फाइंड दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन द इनर ऑर्बिट्स। इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास था न्यूक्लियस, टोटल एटम था ये, इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज डाल के, ये है n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, दिस इज n इज इक्वल्स टू 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला उसने क्या बोला कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट है, मतलब फॉर सपोज ले लीजिए n इज इक्वल्स टू 3 है एंड n इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 1। तो इसके केस में अगर मैं वेलोसिटी को कंपेयर करूं इस एक्सप्रेशन से वैल्यूज डाल के, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं एज कंपैरेटिव टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये that on calculation we find that the orbital velocity of the electrons in the outer orbit, यानी कि अगर मैं इनकी velocities की बात करूं तो 3 की वेलोसिटी 2 से कम होगी एंड फर्स्ट की सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है एंड जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है। यहाँ से हमें ये पता चला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है हमारे पास, इट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, सपोज अगर ये एटम है एंड दिस इज द न्यूक्लियस, इसके आसपास किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस, कितनी बार घूम जाएगा इस न्यूक्लियस के पास, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स ऑर्बिट। हियर v इज नोन एज द वेलोसिटी
जिसका एक्सप्रेशन हमने अभी फाइंड किया था, दैट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट विच इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा. ओमेगा इज हियर नोन एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज फर्दर इक्वल टू r इंटू 2 पाई f. यहाँ पर f क्या रहता है? लीनियर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो यहाँ से इक्वेट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? f इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई r. सो विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. एंड वेलोसिटी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी थोड़ी देर पहले. वेलोसिटी वाज 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एन एच. इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी this, that is 2 pi k z e square divided by n h 2 pi r. देखिए हमें फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2 pi k z e square divided by n h 2 pi r. इसमें 2 pi से 2 pi कट जाएगा एंड हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का, दैट इज इक्वल्स टू k z e square divided by n h r. k यहाँ पर क्या रहता है? 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9. z यहाँ पे क्या रहता है? हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z इज इक्वल्स टू 1. E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. n is an integer. h is basically known as the Planck's constant which has a value of 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second and r is the radius. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं about energy levels of hydrogen atom and de Broglie's explanation of second postulate of Bohr. Till then keep revising and stay tuned with me on this channel, that is IWIS.